नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। वीआईपी न्यूज के खास प्रोग्राम जनसदन में हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक रणभूमि सज चुकी है। सारी पार्टियां 2024 को ध्यान में रखते हुए मैदान में। यूपीए एनडीए का चुनाव अभी तक हम लोगों ने देखा। इस बार एनडीए के सामने आईएनडीआई मतलब इंडिया, और विपक्ष ने इंडिया जब तैयार किया, इस हिसाब से तैयार किया कि इंडिया ना तो हारा है, लेकिन क्या कहने से, इंडिया नाम रखने से और आपके सोचने से आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आज इसी पे चर्चा। आज के महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमने किसी पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि आज हम निष्पक्ष रूप से जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या जमीन तैयार है। हम जानना चाहते हैं कि जमीन पे क्या हकीकत है। हम जानना चाहते हैं कि एक साल बाद अगर चुनाव है तो क्या हकीकत में जो एनडीए कर रहा है वह सही है या जो इंडिया कर रहा है वह सही है। इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक रवि शरण जी है। रवि शरण जी, बहुत बहुत स्वागत। और इनके साथ शिक्षाविद, सामाजिक कार्यकर्ता और पहाड़ की नब्ज को समझते हैं, साथ में उत्तराखंड के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी अच्छी तरह समझने वाले नरेंद्र सिंह जी है। नरेंद्र सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले हम नरेंद्र सिंह जी के पास ही चलेंगे। नरेंद्र सिंह जी, अभी तक यूपीए बना एनडीए कुछ समय तक बड़ी जोर शोर से चल रही थी, और इस जोर शोर में लोगों को लग रहा था, जैसा एनडीए दिखा रही कि एनडीए तो वापसी कर ही गई। लेकिन जब एनडीए के सामने विपक्ष ने 26 पार्टियों का एक कुनबा तैयार किया, एक ग्रुप तैयार किया, 26 पार्टियों को एक साथ मंच पे लेके आए, और मंच पे लाने के बाद जिस तरह से उन्होंने एक नाम दिया इंडिया, और इंडिया नाम देने के बाद उन्होंने सीधे सीधे कहा इंडिया न तो हारा है और न हारेगा। भगवान करे कभी इंडिया न हारा है और न हारेगा, लेकिन क्या इंडिया नाम रखने से और सोच कि केवल हम नाम रखने से जीत जाएंगे, क्या आपको लगता है कि विपक्ष 24 जीत लेगा? ऐसा है ना कि जो ये नाम सोचा गया था, जो नाम रखा गया था, ये बड़ी चतुराई से और बड़ी खूबसूरती से रखा गया है। देखिए, इस नाम के आने मात्र से जो हलचल मची है सत्ता में, वो देखने लायक है। पिछले कई दिनों से अगर आप देखें तो हर तरह के उल्लूट बयान आ रहे हैं। कोई कहता इंडिया को संविधान से हटा दो, कोई कहता कुछ और कोई कुछ। इस वजह से हलचल तो मचा दी है। अब देखना ये है किस तरह से ये गठबंधन इस जो लड़ाई है इसको आगे उतार पाता है। और हालांकि इनके पास ये क्षमता तो है कि ये बीजेपी की सरकार या एनडीए की सरकार को हिला सके, पर देखना ये है कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से होता है। और सबसे बड़ा जो इस गठबंधन में योगदान होगा वो कांग्रेस का होगा। अगर आप देखें तो सीधा सीधा से करीब 200 से 250 सीटों का मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के साथ आमने सामने होगा। तो इस गठबंधन को कांग्रेस वाले इस तरह से अपने कांधे पे ले चल सकते हैं या नहीं, वही देखने वाली बात है। असली लड़ाई जो इस गठबंधन की होगी, अगर आप देखें जो छत्रप है यहाँ पर, चाहे वो बंगाल में हो, चाहे वो तमिलनाडु में हो, चाहे वो आप छोटे छोटे प्रदेशों का देख लीजिएगा, तो वो सब इतने केपेबल है कि वो अपने दम पर वहां जीत सकते हैं या इंडिया को बढ़त दिला सकते हैं। परंतु जहां वो 200-250 सीट का मुकाबला आता है, जहां बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की लड़ाई है, यहाँ वहां पर कांग्रेस सक्षम है कि वो बीजेपी को चोट दे सके या बढ़त ले सके। इस पूरे गठबंधन का जो भार है वो कांग्रेस के कांधे पे है। और कांग्रेस ने बड़ी चतुराई से, ये कहिएगा कि बड़ी चतुराई से उन्होंने इस गठबंधन में लीडरशिप पोजीशन एस्टैब्लिश कर ली है। तो ये है बस, बाकी तो अभी चले आपके इसी प्रश्न को मैं रवि शरण जी के पास चलता हूँ। रवि शरण जी, जैसा नरेंद्र जी ने कहा, बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी एनालिसिस है। विपक्ष बिना कांग्रेस के अगर लड़ाई में जाती है और बिना कांग्रेस के अगर विपक्ष का वजूद समझा जाए तो बेमानी। लेकिन
कांग्रेस जिस तरह से ताकतवर है, जैसा नरेंद्र सिंह जी कह रहे हैं, उसके बाद विपक्ष की जो और पार्टियां हैं जिनका वजूद केवल कुछ क्षेत्रों में है और दावेदारी पूरे देश में बनाना चाहते हैं, तो क्या आपको लगता है इस तरह की लड़ाई में ईमानदारी से विपक्ष लड़ पाएगा? देखिए, जहां तक लड़ाई कांग्रेस का शेयर आप देखें, जहां तक है व्यक्तिगत आकांक्षाओं की, वो अभी आएगा लड़ाई के बाद। अभी तक इतना मैच्योरिटी दिखी है दलों में कि वो उसको सरफेस होने देना नहीं चाहते। हालांकि एनडीए इसके लिए बहुत सा प्रयास करता है, बहुत सी चीजें उसने की हैं और उसी के चलते उन्होंने तुरंत दलों का एक संगठन भी बनाया, जिसमें सबसे प्रमुख मैं बताऊंगा, जिसमें सबसे चिंता का विषय उनके कार्यशैली को देख के लग रहा है बिहार, जहां पे उनको लगता है कि वोट का पोलराइजेशन हो जाएगा। और अगर वोट का पोलराइजेशन होता है जहां 40 सीटें हैं और इस तरह के और भी प्रदेश हैं, वहां पे दिक्कत एनडीए की खड़ी होगी। मेन मुद्दा ये है कांग्रेस इसको किस तरह से ले जाती है। यहाँ पे कांग्रेस को भी कॉम्प्रोमाइजेस करने होंगे। बिल्कुल ठीक है कि 250 सीटों की सीधा मुकाबला है, पर उन सीधे मुकाबलों को जीतने के लिए कांग्रेस को अपने शेयर में से काफी कुछ देना पड़ेगा, तब जाके वो वोट एक जगह संगठित हो पाएगा। ये बड़ा मुद्दा है। ये देखने वाली बात है कि आने वाले 4 महीने में ये किस तरह से शेप देगा। नरेंद्र सिंह जी, जैसा आपने कहा, बहुत अच्छी बात कही, लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जैसा लोग कहते हैं, पूरे एनडीए को वह मतलब इंडिया के साथ वह देश में एक मैसेज देना चाहती है कि राष्ट्रवादी पार्टी है। और अगर देखा जाए तो कहने में कोई गुरेज नहीं कि हिंदू मुस्लिम के नाम पर भी वोट की लड़ाई लड़ी जाती है एनडीए में। लेकिन क्या जो अभी इंडिया तैयार हुआ, इस इंडिया की लड़ाई क्या जाति पर लड़ी जाएगी? क्योंकि आप जैसा भी रविशंकर जी ने कहा, बिहार को ले लें, उत्तर प्रदेश को ले लें, कई प्रदेश ऐसे हैं जहां पे इंडिया जो विपक्ष है वह जाति विशेष को बढ़ावा देते हुए इस लड़ाई को जीतना चाहता है। तो क्या ये माना जाए एक तरफ राष्ट्रवाद होगा तो दूसरी तरफ जातिवाद होगा? मुझे ऐसा है कि जिस तरह से बीजेपी ने या एनडीए ने पिछले सालों में पोलराइजेशन की राजनीति को बढ़ावा दिया है, मुझे लगता है कि इस बार फिर ये चुनाव उसी मुद्दे पे लड़ा जाएगा, हिंदू बनाम मुस्लिम ही होगा हर जगह पर अगर इस जाल, अगर बीजेपी इंडिया या आईएनडीए जो अगर इस जाल में फंसती है तो बीजेपी को वो टक्कर नहीं दे सकती। तो अगर इन्होंने इस इलेक्शन में कुछ बढ़त बनानी है या इलेक्शन में अपना वजूद रखना है, तो इन्हें, हालांकि ये गलत तरीका परंपरा है कि आप हमें जब यहाँ पर मुद्दा की बात करनी थी, हमें यहाँ पर महंगाई की बात करनी थी, परंतु हम ले दे के आखिरी में जो इलेक्शन है, जिसे कहा जाता है ना कि जाति है कि जाति नहीं, ये जाति के मुद्दे पे लड़ा जाएगा इलेक्शन। क्योंकि अगर सभी जातियों को हिंदू बना दिया जाएगा तो आईएनडीए वालों के लिए इलेक्शन लड़ना बड़ा मुश्किल है। अगर वो जातीय अस्मिता पैदा करने में सफल हुए, अगर वो जातियों को विभाजन करने में सफल हुए, तो जाके कुछ हिंदू वोट को मिल सकते हैं, वरना अदरवाइज आज की स्थिति में ये बड़ा मुश्किल है कि आप एनडीए को धर्म के मुद्दे पे हरा सकते या हिंदुत्व के मुद्दे पर हरा सकते। लेकिन नरेंद्र सिंह जी, आपकी बात सही है कि हिंदू मुस्लिम हो सकता है, लेकिन जब विपक्ष को आप देखते हैं और विपक्ष में जैसी पार्टियां हैं, अगर हिंदू मुस्लिम होता है तो मुस्लिम वोट एक तरफा विपक्ष के पास गया जो इंडिया बना रखा। लेकिन अगर जातिवादता भी उसमें मिल गई, जातिवाद जो समीकरण ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, और जिस तरह का समीकरण ये तैयार कर रहे हैं, तो जाति विशेष का वोट भी तो विपक्ष को मिलेगा। और ऐसी स्थिति में आपको लगता नहीं कि एनडीए कमजोर होती नजर आएगी? हाँ, ये बात है। अगर हिंदुओं की कम्युनिटी को अगर ये जातियों में छोड़ पाए, जाति विभाजित कर पाए, तो आईएनडीए का चांस बनता है कि वो वोट ले सकते हैं। अगर हिंदू संगठित रहा या हिंदू को फीलिंग की गई, तो मुश्किल है किसी के में बढ़त पाना। परंतु अगर ये सक्सेसफुली डिवाइड कर सके, तो इनके लिए आप जितने भी क्षेत्र हैं, चाहे आप बिहार से ले लें, समाजवादी यूपी में देखें, बिहार में देखें, तो ये अक्सर ये प्रदेश ऐसे हैं जो अपनी जातियों पे आधारित वोट संख्या बढ़ती है।
चाहे आप मायावती को ले लीजिए, आप सपा के अखिलेश यादव हैं, ये माने इसलिए जाते हैं कि ये जाति के नेता है। तो अगर ये जातियों को विभाजित कर पाए तो इनका कुछ चांस बनता है। और ये 2024 का इलेक्शन मेरे ख्याल से जिस तरह से लड़ा जाएगा, शायद ही कभी इससे पिछला कभी इलेक्शन लड़ा गया हो या आने वाले सालों में इलेक्शन लड़ा जाएगा। तो डर है भाजपा को कि एनडीए जो एनडीए है वो इंडिया के सामने टक्कर देने आ चुकी है, इसलिए उसमें थोड़ी खलबली है। जिस तरह से अगर खलबली मची हुई है, देखिए जिस तरह से खलबली मची हुई है, इससे साफ लगता है कि एनडीए के कुनबे में खलबली मच गई है। चाहे आप देखिए प्रधानमंत्री से लेकर आप पिछले स्तर का कार्यकर्ता भी देख लीजिए, वो सभी इसी बात को कह रहा है कि इंडिया जो है वो गुलामी का प्रतीक है। अब उन्होंने उस आईएनडीए वर्ड से ही से प्रॉब्लम होने लगी है, नफरत पैदा। तो हाँ, तो गड़बड़ी तो हो गई है, खलबली तो मच गई है। जहां तक मुझे भी ऐसा लगता संजय भाई कि 2024 का इलेक्शन 2024 की जगह 2023 तक में होने की संभावना मुझे लगती है। अच्छा, अगर आप देखें तो ये भी हो सकता है कि ये इलेक्शन सितंबर अक्टूबर तक डिक्लेयर कर दिए भी जाए। अच्छा, देखिए जैसे G20 की समिट है 9-10 तारीख के सितंबर में, उसके बाद आप देख सकते हैं इस हिंदुस्तान में हो सकता है कि बहुत बड़ी हलचल हो और जो इलेक्शन है वो पहले प्रीपोन कर लिए जाए। क्योंकि अगर आप देखें मई जून में जो इलेक्शन अभी संभव है, उस समय हिंदुस्तान में गर्मी की जो है वो बड़ी चरम पे होती है। तो कोशिश, और ये जितना लंबा ये आईएनडीए वालों को समय देंगे, ये अपनी संगठन को और मजबूत करते जाएंगे। अभी फिलहाल स्थिति में ये है कि आईएनडीए की से 2 मीटिंग हुई है, ना वो कुछ समझ पाए ना कुछ कर पाए। अभी उनका कन्वेयर बनना है, अभी सब कमिटीज बनी है, उनकी स्टेट लेवल तक में कोऑर्डिनेशन कम्युनिटी बनी है। वो सब होने के लिए 2-4 महीने का 6 महीने का टाइम लगता है। अगर ये इलेक्शन तुरंत किए जाए तो आप ये मान के चल सकते हैं कि हमने सडनली एक झटका दिया है और ये सब लोग अपनी तैयारी से पीछे रह जाएंगे। बड़ा महत्वपूर्ण रवि जी, रंजन जी ने बड़ा महत्वपूर्ण एक विषय लाया है। तो मैं, क्योंकि आप राजनीतिक रूप से आपकी नजरें हर चीज पे रहती हैं, इन्होंने कहा कि चुनाव पहले हो सकता है। तो अभी मेरे दिमाग में ये है कि जो स्टेट में चुनाव होंगे और कई स्टेटों में भाजपा की स्थिति उतनी अच्छी नहीं हुई, तो क्या लोकसभा के मद्देनजर ये जानती है भारतीय जनता पार्टी कि एनडीए मजबूत है और कांग्रेस जब लड़ने आएगी तो कांग्रेस जो इंडिया है उसमें जिस स्टेट में चुनाव होना है उस स्टेट में वही कांग्रेस अपने गुट के लोगों से लड़ेगी। तो क्या भाजपा ये माना जाए कि एक साथ चुनाव करा सकती है लोकसभा और राज्यसभा की इन कुछ राज्यों में? ऐसा कुछ प्रतीत होता है, पर ये आगामी बात उसका प्लस पॉइंट तो एक ये है सर कि अगर मान लीजिए जैसे कांग्रेस चुनाव लड़ रही, कांग्रेस के साथ जो पार्टी अलायंस में है, विपक्ष में, फिर वह केंद्र में इनके साथ लड़ेगी और स्टेट में इनके खिलाफ कैसे लड़ेगी? बिल्कुल, कई सारी चीजें हैं जो उसमें, जिस पे मैं थोड़ा विरोध भी करूंगा, उसको एक तरफा नहीं पड़ेगा। आज के दिन ऐसी स्थिति नहीं है। आप देख लीजिए बिहार में भी चुनाव हुआ था, एआईएम ने कितने सारी सीटों पे, भले ही वो नहीं जीती, कितने सारी सीटों पे उसने एनडीए को एज दिलाई। अभी चीजें नहीं, ये लोग डिवीजन करने की कोशिश भी कर रहे हैं। अभी अहमदिया को लेके एक अलग तरह का स्टेटमेंट और एक अलग तरह का सेंटीमेंट प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, वो आगे बढ़ाना भी शुरू किया। तो गेम दोनों तरफ से हो रहा है। हाँ, रही चुनाव पहले कराने के बाद स्ट्रेटेजिकली वो ये कर सकते हैं, इससे पहले कि ये सेटल हो और इनके ऊपर एक चीज ला दो, तो इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा कि जहां पे ये एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, उसी सीट पे उसी वोट में वो दूसरे के साथ कैसे जाएंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पॉइंट है जो हमारे ख्याल से आ सकता है। लोकसभा के पहले रंजन भैया, लोकसभा के पहले सर अगर देखा जाए तो कई स्टेट और उन स्टेटों में भाजपा की स्थिति को आप 100% अच्छा मान के नहीं चल सकते। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा में अगर उनकी अच्छी स्थिति अच्छी है तो राज्यों में जब चुनाव में जा रहे हैं तो सोचेंगे कि अगर हो सकता है उसको फायदा मिल जाए। नरेंद्र सिंह, तो संजय भाई ऐसा है कि अगर आप आज का सर्वे देखें टाइम्स नाउ का, वो इजीली कांग्रेस एनडीए की गठबंधन को एक बहुत बड़ी तरह दिखा है। वो कह रहे करीब 370 या 380 सीटों का आकलन है उनका। देखिए आज ये एक प्रायोजित सर्वे है। अभी जहाँ इलेक्शन होने वाले हैं, आप छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर ये तेलंगाना में स्थिति इनकी बीच में बीजेपी पार्टी इनकी कोई मजबूत स्थिति नहीं है।
छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ इनके हाथ से गया है। मध्य प्रदेश में जो 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 फीडबैक है या सर्वे आ रहे हैं वो अभी से बता रहे हैं कि कांग्रेस की बढ़त है। राजस्थान में मामला भी थोड़ा ऊपर नीचे है। अगर ये सीटें अगर मान लो अगर ये सीटें रही बनी रही और कांग्रेस इन सीटों को ले सकती जीत जाती है तो जो ये चुनावी सर्वे आएंगे 2024 के 380 340 400 420 ये इसको सीरियसली कोई लेगा नहीं आज की डेट में। और ना ही मोदी जी जिस तरह का व्यक्तित्व रखते हैं ये नहीं चाहेंगे कि स्टेट की हार को मैं अपने साथ 2024 के इलेक्शन में लेके जाऊं। तो ये चाहते हैं कि जो भी हो साथ साथ देखिए जब भी मोदी जी टिकट पे हों, अगर मोदी जी आ गए मोदी जी अगर टिकट पे हैं तो जनता मोदी जी पे आज भी भरोसा करती है और वो वोट फिर मोदी जी को ही पड़ेंगे। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन की बात तो भारतीय जनता पार्टी की कुछ हाँ। नेता करते रहे और अगर उसको देखा जाए तो कहीं से गलत नहीं है। तो रवि जी जैसे अभी मान लीजिए कुछ चुनाव अभी होने हैं और कुछ चुनाव अगले साल भी होने हैं राज्यों में और उसके बाद लोकसभा के चुनाव होते हैं। तो ये माना जाए कि इसको आगे ले जा सकते हैं, लोकसभा को पीछे ला सकते हैं और दोनों जो स्टेट्स जितने स्टेट्स हैं उन स्टेट के साथ लोकसभा का चुनाव इस आधार पे कराया जा सकता है कि उसका फायदा एनडीए को भी है। देखिए आप लोकसभा चुनाव को आगे ले जाना मतलब इनके हिसाब से स्ट्रेटेजिकली देखें तो आईएनडीए को एक मौका देने वाली बात नहीं वो विधानसभा नहीं आप लोकसभा को आगे बढ़ा सकते हैं। आप है। लोकसभा पीछे से पीछे ला सकते आगे ला सकते हैं। आप वो जो इलेक्शन उसको आगे कर सकते हैं। कि उसको आप पीछे ला सकते हैं। विधानसभा आगे ले जाने की तो जो मेन पॉइंट है कि इनको मौका मिल जाएगा वो तो मिल ही जाएगा। नहीं वो संभव ही नहीं है ना। ये एक बात। दूसरा जो मुद्दा है बड़ा है ये है कि जिस तरह से मोबिलाइजेशन हो रहा है चीजों का, जहां तक वोटों की बात, एक तरफ ये कह रहे हैं कि साहब जो है जो अभी पिछड़े वर्ग हैं उनकी काउंटिंग कराओ, उनके अधिकार नहीं है। वो अभी भी भाजपा अपने कोर वोटर के साथ है, जो उनका मेन कोर वोट बैंक है अगली जातियों का, उनके साथ बिल्कुल खड़ी है। बहुत सारे मुद्दे हैं जिनमें उनके साथ खड़ी है। फिर भी वो छोटे जातियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जो उनका पुराना तरीका है उसके हिसाब से वो गणित बनाने में भाजपा अभी भी लगी। हाँ, इस बात की बिल्कुल संभावना है कि इन चीजों को प्रीपोन करके वो एक तरह का एज हासिल करने की कोशिश करें। पर जिस तरह से सरकार चल रही है, जो चीजें चल रही हैं, उसमें बहुत सी चीजें हैं जो जनता देख रही है। एक बड़ा अभी 2 दिन पहले की बात, लोकसभा में जन विश्वास विधेयक, बड़ा बढ़िया नाम, पर जन विश्वास विधेयक है क्या? वो ये है कि अगर आपकी दवाई गलत है और उससे किसी को शारीरिक नुकसान होता है तो उसके लिए कोई पेनाल्टी अब नहीं होगी। अब आपको 2 साल की सजा कोर्ट नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको जो पेनाल्टी होगी वो रुपयों में होगी या 2 लाख रुपए की होगी। अब नुकसान क्या है? आप भी दवा खाते, हम भी दवा खाते, एनडीए वाला भी दवा खाता है, आईएनडीआई वाला भी दवा। अगर हम इस तरह की रोक ऑलमोस्ट लोकसभा में इन्होंने हटा दिया है, लोकसभा में ये जाएगा स्ट्रैटेजी चाहे जो, अगर ये जाता है तो जो दवा कंपनियां हैं उनको एक खुला हाथ मिल जाएगा जो क्वालिटी कंट्रोल दवा में चाहिए होता। अभी आपने देखा होगा कफ सिरप की दवाएं बहुत सारे देशों में रिजेक्ट हुई। इसके अलावा भी दवाओं में, हिंदुस्तानी दवाओं में शिकायत है। आप भले अमेरिका की बात कीजिए तो अमेरिका के साथ कहीं नहीं आते। बहुत पुरानी बात बताता हूँ, यही रैनबैक्सी है जिसको 1700 करोड़ की पेनल्टी हुई थी अमेरिका। हमारा कहना यह है कि जिस तरह से चीजें चल रही हैं उसमें लोगों में आक्रोश है। तो ये बात नरेंद्र सिंह से मैं सहमत हो सकता हूँ, इस आक्रोश को बढ़ने देने की। और ये लोग जिस तरह से एनडीए वाले अपना काम कर रहे हैं, वो विधेयक इन्होंने पास करा लिया, लोगों के हाथ खुले हो गए। व्यापारी आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन अब व्यापारियों को उन क्वालिटी कंट्रोल्स की ज्यादा चिंता नहीं होगी। 25 करोड़ लगा के बनाया है, अगर कोई केस आ भी जाएगा तो 1 लाख रुपए देके हम छूट जाएंगे। ना हमारा लाइसेंस जब्ती होगा, ना हमको जो है कहीं से कोई कोर्ट सजा देगी। ऐसी ही बहुत सी चीजें हैं। जब भी कोई शासन करता है तो ऐसी बहुत सी चीजें करता है। भाजपा ने भी ये किया है। लोगों में आक्रोश है, बहुत सारी चीजों को लेकर आक्रोश है। उस आक्रोश को दबाने के लिए भी मैं इनसे सहमत हूँ कि ये हो सकता है कि वो चुनाव को प्रीपोन कर दें और ये लाके इसको विधानसभा चुनाव के साथ। एक्चुअली में है भी क्या कि अभी अभी कर्नाटक का जो रिजल्ट आया उस रिजल्ट को लेकर के विपक्ष में बहुत ज्यादा उत्साह है। और अगर खुदा न खास्ता मान के चलिए अभी जिन स्टेटों में चुनाव है उस स्टेट में अगर भारतीय जनता पार्टी के रिजल्ट अच्छे नहीं है और उसके बाद लोकसभा में जाते तो क्या उसका भी फर्क पड़ेगा? नरेंद्र सिंह जी, देखिए वो मोदी जी
ये पर्सपेक्टिव है या परसेप्शन से बिल्ड किया है चुनाव नहीं आते हैं। अगर झटका लगता है और तीन तेलंगाना में तो इनका कुछ ज्यादा खेल है, जहां जहां ज्यादा देखिए, अगर वो छत्तीसगढ़ नहीं जीत पाए तो अगर सत्ता वहां से नहीं ले पाए कांग्रेस के हाथ से, राजस्थान में अपनी सत्ता नहीं बचा पाए या सत्ता नहीं ले पाए और मध्य प्रदेश में सत्ता नहीं बचा पाए, तो ये परसेप्शन की लड़ाई है और जनता को लगने लगे कि नहीं यार, नहीं इसमें प्रॉब्लम है, अगर इनको हराया जा सकता है। जहां अगर आईएनडीए वालों को अगर ये मिल गया कि मुझे हमें लगता है कि हम उनको हरा सकते हैं, तो उनका जो चार गुना और बढ़ जाएगा और वो और ज्यादा प्रमुख हो जाएंगे। और मोदी जी कभी नहीं चाहेंगे कि वो कोई हारा हुआ के ऊपर कोई लेवल लेके या इसका जो हारने का ठीक रहा है वो अपने कांधे पर लेके 2024 के इलेक्शन तक जाए। देखिए, रविशरण जी ने भी एक बात कही थी कि मुसलमान जो है वो एक तरफा वोट नहीं करता है। मैं आपको बता दूं भाई कि जहां अगर लगता है, जहां एक कम्युनिटी को लगता है कि ये केपेबल है इनको डिफीट करने के लिए, अगर आप देखें कर्नाटक इलेक्शन से अगर आप लेके चले तो कर्नाटका में सारे मुसलमानों का वोट एक तरफा बीजेपी कांग्रेस को पड़ा है। यहाँ तक कि जेडीएस जो का इलाका था मैसूर की साइड का, बेंगलोर और मैसूर का, जहां वो वर्चस्व उनका था, वहां का भी मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है और वहां जेडीएस की कई जगह जाना जट हो गई। मैं कह रहा हूँ कि जहां मुसलमान, आप बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी कि आप इनको ऐसा लगे वहां की कम्युनिटी को कि कांग्रेस या राष्ट्रीय दल या जनता दल यूनाइटेड वो टक्कर दे सकती है बीजेपी को, इसलिए उन्होंने एआईएम को वोट दिया था। अब देखिए, अब जो मुसलमान हिंदुस्तान का मुसलमान है और समझदार तरीके से करने वाला है, आगे के चुनाव में उन्होंने देख लिया है पीछे जो उन्होंने नुकसान किया हुआ है दायमा वोट देकर, जो उनको नुकसान झेलना पड़ा है, वो शायद वो गलती ना दोहराए। तो अब क्लियर इस 2024 के चुनावों से पहले अगर ये टाइम से है क्लियर हो जाएगा यादव को किसको वोट देना है, दलित वोट कहाँ जाएगा और मुसलमानों को वोट कहाँ जाएगा, ये चुनाव आने से पहले देखिए सब सेटल हो। लेकिन एक चीज नहीं समझ में आती, जैसे भारतीय जनता पार्टी का हमेशा अंतिम अस्त्र होता है राष्ट्रवाद, और इस बार ये लग रहा है कि राम जन्मभूमि का है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, ये तो अभी से ही माहौल बन के चल रहा है। देखिए, आप बार जो कहते हैं काट की वो हांडी बार नहीं चलती है। देखिए, जनता जो है ये आप 2014 में जब आए थे तो राष्ट्रवाद के नाम से आए थे, 2019 में अब राष्ट्रवाद के नाम से आ गए, ये बार वही मुद्दे नहीं चलते हैं, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो रीडिस्कवर करना पड़ेगा। क्योंकि आप ये शेष समझ में आ गई बात बीजेपी को कि ये मुद्दे हैं वो चलने वाला नहीं है। राम जन्मभूमि का इम्पैक्ट अगर पड़ेगा तो सिर्फ वही पड़ेगा जो हिंदी बेल्ट है, आपके राजस्थान, आपके उत्तर प्रदेश, आपका मध्य प्रदेश, इन्हीं हिंदी बेल्ट में पड़ने वाला है। राम जन्मभूमि का इम्पैक्ट साउथ इंडिया में कुछ नहीं आने वाला, राम भूमि का इम्पैक्ट नॉर्थ ईस्ट में कुछ नहीं पड़ने वाला। तो जो भी नफा नुकसान जो भी बीजेपी को मिल रहा है राम जन्मभूमि से, वो यूपी में मिल रहा है। तो यूपी में अभी उनकी स्थिति सबसे ज्यादा मजबूत है, तो वो उससे ज्यादा क्या निकाल पाएंगे? जो भी उनको मिलना फायदा है यूपी से, वो फायदा तो मिलेगा, इससे ज्यादा क्या निकाल पाएंगे? जैसे गुजरात है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, यहाँ तो लोकसभा में इससे ज्यादा भाजपा क्या बिगाड़ पा सकती है? जैसा भी इन्होंने कहा कि क्या बिगाड़ पाएंगे, तो जहां पे उनकी स्थिति अच्छी है वहीं पर और मजबूत करना चाह रहे हैं अपने आप को भारतीय जनता पार्टी। निश्चित सी बात है, अगर आप खाली 4 बड़े देश लेते हैं, महाराष्ट्र ले लें, यूपी ले लें, बिहार ले लें, तेलंगाना ले लें, मध्य प्रदेश ले, राजस्थान, ये हिंदी पर आप सीटें देख लीजिए, करीब 300-250 सीट के बीच की सीटें हैं। अगर ये 250-300 के बीच में से 200 सीटें वो निकाल लेगा, निश्चित सी बात है थोड़ी बहुत सीटें इधर उधर से आ जाएंगी और उनका काम बन जाएगा। मैं वर्स्ट के सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, जब ये मान लिया जाए कि सारा आसर इधर पड़ा और उधर कुछ नहीं पड़ा, तो ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल चीजें सही है। लेकिन जो चीज गलत हो रही है यहाँ पे बार बार भाजपा जो प्रयोग कर रही, अभी जैसे मणिपुर, काफी सारे भाजपा के नेताओं से दबे जबान ये सुनने को मिला, ये एक तरह का प्रयोग है, मैत्री को हथियार दे दिया, ये इसका निगेटिव असर भी पड़ा है। जो राष्ट्रवाद का इनका मुद्दा था, आपको कल को कोई इतनी क्लास किसी जगह में होता है और सरकार चुप बैठ जाए
और हिंदू बहुल या जो भी बहुल है, जिनको सरकार मांगती है राष्ट्र के हिसाब से, उनको हथियार दे दे। आप सोचिए वो स्थिति क्या हो। ये लेकिन चीजें सर हैं। अगर आप कह रहे हैं कि विरोध है, उसके बाद भी ये अपने संख्या बल को, एनडीए की संख्या को बढ़ाने के लिए क्यों आतुर है? क्यों पासवान के दोनों गुट को मिला ले रहे हैं? क्यों अपना दल के गुट को मिलाना चाह रहे हैं? अगर इनका प्रयोग ही सफल हो जाएगा तो एक तरफ तो प्रयोग कर रहे हैं और दूसरी तरफ सत्य रूप से दिखाना भी चाह रहे हैं कि हम संख्या बल है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। यही तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि काट की हांडी एक बार नहीं चढ़ती, बिल्कुल सही। लेकिन ये प्रयोग चल सकता है, अगर नहीं चल सकता, और अगर ये प्रयोग ना होता 80 दिनों तक इस तरह शांत बैठने का कोई मतलब नहीं है। गृह मंत्री हमारे वहां पे 2 महीने पहले होके आ चुके हैं, उसके बाद ये सारी चीजें जो अभी निकली है, ये लोग बोल रहे हैं 16 तारीख के बाद, 16 तारीख के बाद 4 हत्याएं हुई हैं अभी तक। तो ये एक तरह का प्रयोग ही है जो बहुत ही गलत है। दूसरा, क्यों बिहार में ऐसा कर रहे हैं? सर, बिहार में जाति पे वोट पड़ता है, यूपी में भी जाति पे वोट पड़ता है। अभी हम बिहार की बात करें तो बिहार की करें, अगर आप पिछड़ा में से अति पिछड़ा को अलग कर देंगे, जो ये प्रयास कर रहे हैं पासवान बंधुओं और एक और अति पिछड़ा नेता के थ्रू, तो वो प्रयास, अगर इनका एक प्रयास सफल नहीं हुआ तो दूसरा प्रयास इनका सफल हो जाएगा, क्योंकि प्लान भी तो हमेशा एक एक्शन होना चाहिए। और भाजपा इसके लिए जानी भी चाहती है कि प्लान नहीं चला तो प्लान भी चल जाए। अगर वर्गीकृत हुआ, पिछड़ा वर्ग अलग हुआ, तो कम से कम पिछड़ा वर्ग से अति पिछड़ा तो प्रयास है जो साथ साथ दिख रहा है इन्होंने एनडीए में। अभी एनडीए की जो बैठक है उसमें जिस तरह से इन्होंने पासवान जी के एक दल को रातों रात घर खाली करा दिया था, उसको बुला के गले मिलना, ये साफ साफ दर्शाता है कि ये कहीं ना कहीं इस बात से डरे भी हुए हैं कि हम जो प्रयोग कर रहे हैं या हम जो सोच रहे हैं आगे ले जाके सीधा हिंदुत्व करना, उसमें अगर कहीं नुकसान हुआ तो कम से कम पूरा का पूरा जो पिछड़ा ब्लॉक है वो हमारे पास से न जाए और उसमें से कुछ ना कुछ हमको जरूर मिले। अगड़ों की राजनीति करते हैं, ये शुरू से आज से 50 साल पहले से कर रहे हैं। लेकिन नरेंद्र सिंह जी अगड़ों की राजनीति कर रहे हैं, पिछड़ों का भी वोट पा रहे हैं, कहा जाए तो जैसा रविशंकर जी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय का भी वोट बट रहा है। इन सब के बाद फिर कैसे लगता है कि एनडीए को इंडिया से विपक्ष तैयार हुआ है वो हरा देगा? देखिए, मैं आपको बार बार कहता है जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो कुछ स्टेटों तक नहीं चलता है, चाहे आप यूपी कहें, चाहे आप गुजरात कहें, या आप जो हिंदी बेल्ट है। देखिए, ये हिंदू कट्टर हिंदू वाला जो रूप है वो मध्य प्रदेश में नहीं चलता है। मध्य प्रदेश में वहां की जनता जो है वो इस हिंदू वाले फैक्टर को उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती है। तो ये कुछ क्षेत्रों में अलग अलग क्षेत्रों से लड़ा जाएगा, अलग अलग क्षेत्रों के मुद्दों से लड़ा जाएगा। यूपी में हिंदू चलेगा, आपके तमिलनाडु अगर आप वहां जाए, साउथ में जाए तो वहां पर डेवलपमेंट चलेगा। कुछ स्टेट से बिहार है, वहां पर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और सबको डिवाइड किया जाएगा ताकि इन सबके वोट बटोरे जा सके। अगर मात्र हिंदुइज्म पर हिंदुत्व पर चुनाव लड़ना है तो 2024 का चुनाव कहीं नहीं जा रहा। इसमें बड़ा इंडिया आईएनडीए वालों को ले जाए। चलिए, समय की बाध्यता होती है, हम अंतिम प्रश्न की तरफ चले या अंतिम कमेंट आप लोगों से लें। तो ऐसी स्थिति में 24 पे चुनाव हो, आज कहां देख रहे हैं आप एनडीए को और आईएनडीआईए इंडिया को कहां देख रहे हैं नरेंद्र सिंह जी आप? आज की डेट में एनडीए का अभी भी बड़ा है। आज आईएनडीए वालों को बहुत समय लगेगा। अभी जो इनकी छोटी छोटी चीजें हैं, इलेक्शन कौन लड़ेगा, कैसे लड़ा जाएगा, एक ही स्टेट में 2 पार्टियां कैसे चुनाव लड़ेगी। देखिए, बहुत जगह पे कांग्रेस नहीं है, पर जिस जगह कांग्रेस है वहां वो कैसे लड़ेगी और कितना बड़ा दिल कांग्रेस रखती है या कितना बड़ा दिल वहां की क्षेत्रीय पार्टियां दिखाती है, वो देखने वाली बात है। परंतु आज की स्थिति में बीजेपी को साफ साफ नरेंद्र सिंह ने तो सीधे सीधे जीत को बढ़त भी दे दी और एनडीए को दिखा भी दिया कि माहौल उनका पक्ष में क्यों नहीं दिखाया जाए, क्योंकि सारी राष्ट्रीय जितने चैनल हैं उनका सर्वे रिपोर्ट देखा जाए या जो सर्वे कंपनियां करती हैं उनका रिपोर्ट देखा जाए, आज का आकलन देखा जाए, तो ये सब एनडीए के पक्ष में। देखिए, मैं एनडीए को इसलिए बढ़त दे रहा हूँ सीधा सीधा कि वो 200-250 सीटें जहां पर हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी का स्टेट मुकाबला होने वाला है, वहां अभी भी जो दबदबा है वो बीजेपी का ज्यादा है। तो ऐसे में माहौल में रविशरण जी क्या लगता है कि जैसे टेम्पो बनाकर आईएनडीआईए इंडिया चल रहा है, तो क्या 24 का चुनाव रोचक बन गया?
बिल्कुल अंदर की तरफ पैर तो रख दिया, इसमें कोई दो राय नहीं। जो खलबली आज के दिख रही है एनडीए, बिल्कुल उनको बढ़त है, वो दिख भी रहा है चैनलों के, सारे चैनलों के अगर एवरेज भी निकाल लिया जाए तो बढ़त दिख रही है। लेकिन फिर भी अगर हम इसको देखें तो कहते हैं ना, अंदर का पैर रख दिया तो वो रख दिया है। हाँ, उनको फाइन ट्यून करने के लिए उनको समय चाहिए, कांग्रेस कितना बड़ा दिल दिखाती है उसके लिए समय चाहिए, और क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षा को कांग्रेस किस तरह से फुलफिल करती है, ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं जो जाके एनडीए को कहीं फाइनली चैलेंज करता है। अगर 2024 में सत्ता बीजेपी को सत्ता से विकल्प करना चाहते हैं इंडिया वाले, तो उन सबको बड़ा दिखाना पड़ेगा, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे वो कांग्रेस। चलिए मैं मान गया आपकी बात, लेकिन रविशरण जी एक चीज ये बताइए, कैसे दिल्ली लड़ेंगे इंडिया लड़ेगी, कैसे पंजाब लड़ेगी इंडिया, कैसे महाराष्ट्र लड़ेगी इंडिया? क्योंकि ये जहां इंडिया लड़ने जा रही है वहां कांग्रेस अपने आप को कमजोर तो नहीं समझेगी साहब। नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस का बहुत क्लियर है, मतलब अभी जिस तरह से कांग्रेस फिर अचानक से सब में आ गए, लेकिन जहां कांग्रेस मजबूत है वहां ये जरूर कोई ना कोई एक स्ट्रैटेजी बनती है कि अगर ये चुनाव अलग अलग होते हैं, यही बात इन्होंने उठाई है, अगर ये चुनाव अलग अलग होते हैं तो जब आपका विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस अपनी छाती पे लड़े, जो उसका कोर वोट बैंक है उस पे लड़े, और जब मेन चुनाव 2024 के आए तो वहां पे कांग्रेस को कॉम्प्रोमाइज करना होगा। इसी तरह क्षेत्रीय दलों के जहां पे भी अगर कहीं है क्षेत्रीय दल है किसी 4-5 सीटों पे, वो एक तरफ मतलब विधानसभा चुनाव में एक स्टैंड ले और फिर वहां जाके एंटी एनडीए स्टैंड लेके वो लड़ेंगे, ये करना ही होगा। हाँ, इनका पहला प्रयास हलचल मचाने के लिए काफी था, इन्होंने हलचल मचा दी है। अब उस हलचल की किस हद तक कितने मैच्योरली कैश कर पाते हैं, ये तो देखने वाला विषय है, जो नवंबर और मार्च में हमारे नरेंद्र सिंह जी हमारे दर्शक पसंद कर रहे हैं, इसलिए हमारे पीसीआर से कहा जा रहा है कि 10-15 मिनट हम और चर्चा कर सकते हैं। तो एक चीज ये बताएं नरेंद्र सिंह जी, सबसे बहुत महत्वपूर्ण, चुनाव जीतने के बाद मुखिया कौन होगा और वो कैसे डिसाइड? देखिए हाल फिलहाल देखिए सबसे बड़ा घटक दल इंडिया का या जिसका सब पूरे पैन इंडिया प्रेजेंस है वो कांग्रेस पार्टी। ठीक है, तो मुझे ये लगता है स्वाभाविक नेचुरली इसकी लीडरशिप जो है वो कांग्रेस के पास जानी चाहिए। जो व्यक्ति 30-20 सीट लेके आया, कोई 20-15 सीट लाया, कोई 20 सीट लाया, अगर वो सोचे कि उसकी इतनी महत्वाकांक्षा हो वो प्रधानमंत्री बन सके, तो वो बात संभव नहीं है। तो इसलिए नेचुरली सबको ये चाहिए कि कांग्रेस की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाए और कांग्रेस की अगुवाई में ही कांग्रेस पार्टी को ही प्रधानमंत्री का बनने का मौका। सर जी, एक तो जो राहुल गांधी हैं उनकी जो एक्सेप्टेंस है, लोग उनको, जो विपक्ष की 26 पार्टियां हैं, क्या मानने को तैयार होंगे? एक मुद्दा ये। दूसरा, नीतीश कुमार का जो मेहनत है उसे कैसे देखा जाए? नीतीश कुमार जी ने जो एक ये प्रयास किया है वो अभी तक प्रयास दिखता है, वो उसके पीछे उनकी मंशा क्या? देखिए, राजनीति में कोई है तो बिना महत्वाकांक्षा के होगा ये संभव नहीं है, ये चाहे एनडीए ही, ठीक है। हाँ, उनके पास एक आज के दिन एक एस्टैब्लिश नेता है, वो अलग बात है, लेकिन उसके बाद भी जब छोटे छोटे पद बांटने होते हैं तो किस तरह से एक आदमी आरजेडी छोड़ के भाग आया, एक आदमी ने जो उनके ही घटक दल थे जिसका मुख्यमंत्री नीतीश जी को छोड़ के कह दिया हमको मंत्री पद मिल रहा है। राजनीति में बिना महत्वाकांक्षा के कुछ होता नहीं, एक बात। दूसरी बात, जहां तक राहुल गांधी की एक्सेप्टेंस की बात, देखिए राहुल गांधी का एक्सेप्टेंस, मोदी जी कह चुके हैं कि मोदी जी का एक्सेप्टेंस जनता को था, तो अगर कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिलती हैं उस पूरे उसमें, और एक मतलब जैसे किसी को जनरली 20 मिली, 40 मिली और कांग्रेस को 150 मिली, इसका मतलब कि जनता का एक्सेप्टेंस राहुल गांधी के लिए है और वो मानना पड़ेगा। फिर भी बड़े ही कायदे से आईएनडीआईए ने अभी तक बिल्कुल कैटेगरिकली ये कहा है कि भाई साहब हम अभी उसमें नहीं जा रहे हैं, और ये सही भी बात है, ये अच्छी स्ट्रैटेजी है कि हम इस विषय को अभी डिस्कस ना करें। निश्चित सी बात है, जब हम लोग 200-250 लोग बैठेंगे तो देख लेंगे 150 किसके हैं, 20 किसके हैं, तो प्रधानमंत्री कौन है, उप प्रधानमंत्री कौन है और चीजें कहाँ पे हैं, ठीक है। रही बात एडजस्ट करने की, ये तो भाजपा ने खुद ही सबको सिखाया है, एक मुख्यमंत्री, 2 मुख्यमंत्री, आज के दिन आप देख लीजिए। तो मैं ये बिल्कुल भी मानने को तैयार हूं कि जो क्षेत्रीय दल है उनकी महत्वाकांक्षाएं हैं, होनी भी चाहिए राजनीति में, और अगर ये महत्वाकांक्षा एडजस्ट कर ली जाती है, अभी देखिए
महाराष्ट्र उसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भाजपा का ही आदमी इस समय उप मुख्यमंत्री बना हुआ है। हालांकि वोटियां बदलेंगी 8-10 तारीख के बाद, लेकिन वही मैं कह रहा हूं कि जनता किस तरह से एक्सेप्ट करती है कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, उसके आधार पे ही ना तय होगा कि प्रधानमंत्री कांग्रेस का बनेगा या किसका बनेगा। अगर क्या एक डर ऐसा भी हो सकता है, जैसा हम लोगों ने स्टेट लेवल पे देखा है, जब ये लगता है कि सत्ता के सीट्स पे ये व्यक्ति या ग्रुप पहुंचेगा तो अपने ही लोग उसको हराने पे आ जाते हैं। तो क्या ये डर नहीं बनता कि कांग्रेस की सीट को विपक्ष के लोग हराने पे इसलिए आ जाए कि कांग्रेस संख्या बल न बढ़ सके? मैं यही कह रहा हूँ कि ये मेच्योरिटी देखनी होगी चुनाव में। अगर ये मेच्योरिटी चुनाव में रहती है तो परिणाम प्रासंगिक होंगे, अदरवाइज जो ये सोच रहे हैं उसका उल्टा भी होगा। सीट जीतने से मेरा मतलब यही था कि इन सारे भंवर जालों से अगर निकल के कांग्रेस आती, क्योंकि ये सारी चीजें तो झेलनी पड़ेंगी होंगी। कितनी मेच्योरिटी से इन चीजों को किया जाता है, कितनी मेच्योरिटी से सामने वाले दलों को स्पेस दिया जाता है, कितनी मेच्योरिटी से वो इसको एक्सेप्ट करते हैं, ये बड़ी बात है। अब ये मेन रोल कांग्रेस का ही होगा देखिए इन सब में। देखिए हाँ, इसमें कांग्रेस क्योंकि बढ़ते यही है, बड़ा दिल किसका, बड़ा दिल जो बड़ा है उसका। तो लेकिन उसको कांग्रेस मानने को तैयार नहीं है लोग। ये अभी कहने की बात है, कोई ऐसा कैटेगरिकल स्टेटमेंट नहीं आया है जिसकी वजह से ये कहा जा सके। छोटे मोटे स्टेटमेंट है, ये हमेशा चलते रहेंगे। ऐसे तो भाजपा में भी एक आदमी ने कह दिया था कि मैं सरकार गिरा दूंगा, वो भी बड़ा प्रमुख आदमी है भाजपा। हम उसमें नहीं जाते, इस तरह के छोटे मोटे स्टेटमेंट पॉलिटिकल अरेना में आते रहते हैं, आप जाते रहते हैं। कोई भी कैटेगरिकल स्टेटमेंट इस तरह का अभी किसी 26-25 पार्टियों में से किसी का भी आया नहीं। एक्सेप्टेंस है कि नहीं, उसके लिए राजनीतिक स्तर पर क्या किया जाएगा, क्या बैकफायर करेगा, क्या पीछे से बैकस्टैबिंग होगी, ये सारी चीजें होने के बाद ही तो कांग्रेस की या उनके घटक दलों की सीटें आएंगी। जब वो सीटें आ जाएंगी तभी ये तय होगा कि नेता कांग्रेस का बनेगा कि नहीं बनेगा। अब इन सब भंवर जालों से कांग्रेस कैसे निकलती है, बाकी उसके 25 सहयोगी कैसे निकलते हैं, ये देखने वाला विषय है। ये जितनी चीजें कही, क्या ये सत्ता पक्ष पे भी लागू होती है कि उनके यहाँ भी लेग पुलिंग हो सकती है, उनके यहाँ भी हराने की तैयारी हो सकती है, उनके यहाँ भी गुटबाजी सुनने को तो आती है, भले दिखाई न देती हो, क्या उनके यहाँ भी गुटबाजी की वजह से नुकसान की स्थिति हो सकती है? देखिए विशेषकर मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, भारतीय जनता पार्टी में बाजी की संभावना कम है, क्योंकि वहां सबको ये पता है कि अगर मेरी नैया पार होनी है वो मोदी जी के सहारे हो। तो कोई आज ऐसा व्यक्ति नहीं है बीजेपी में जो मोदी जी की अथॉरिटी को या उनकी पोजीशन को चैलेंज कर सके। हाँ, अगर ये 3-4 मोदी जी के सहारे नैया पार करने की बात मैं मानती हूँ। मोदी जी के सहारे विपक्ष पूरा सत्ता पक्ष के जितने घटक, लेकिन महत्वाकांक्षी जैसा रविशरण सिंह ने कहा, तो काबिलियत के नाम पे बहुत से ऐसे भारतीय जनता पार्टी जो मोदी के ऊपर ये सिचुएशन तब बदलेगी या जो महत्वाकांक्षी तब होंगी बदलेगी अगर ये 3 स्टेट के चुनाव अगर बीजेपी हार जाए, 4 स्टेट के चुनाव बीजेपी हार जाती है और कहीं जाकर लोकसभा के चुनाव में ये 200-220 सीट के आसपास के ठहरते हैं, तो जो क्षेत्रीय क्षेत्र है जिनकी बहुत भावना है या जो जिनकी इच्छाएं हैं, जिनकी एम्बिशन है कि वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे एक बार ट्राई कर सके, तभी संभव है। 200-220 की सीट पे आए तो प्रधानमंत्री की सीट को थोड़ा फर्क पड़ सकता है। अगर हमारे पास समय तो मैं एक पॉइंट और कहना चाहूंगा। जो नीतीश कुमार जी की बात कह रहे थे, मैं ये कहता हूं कि इस पूरे आईएनडीए को बनाने में सबसे बड़ी भूमिका कांग्रेस की रही है। जिस तरह से उन्होंने इस नेगोशिएशन को या इस टीम को बिल्ड करने के लिए नीतीश कुमार को आगे किया है, जिनकी एक्सेप्टेबिलिटी अक्रॉस द टेबल है, सभी लोग उनको की बात सुन भी लेंगे। मतलब ये माना जाए इन सारी के पर्दे के पीछे कांग्रेस अदरवाइज इतना बड़ा एक ताना बाना ना किसी और अंतिम जो व्यक्ति जिसके स्टेट में 40 सीटें हैं, दे के मुश्किल से 10-15 सीटें उसको तो मिल रही हैं नीतीश कुमार को, उनकी इतनी एम्बिशन कैसे? इस बात से मैं सहमत हूं। चलिए, धन्यवाद रविशरण जी, धन्यवाद नरेंद्र सिंह जी। चुनाव के मुहाने पे पूरा देश खड़ा है, 24 में चुनाव होना है, सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ मैदान में है,
विपक्ष ने भी कमर कस ली है। परिणाम क्या होगा ये आने वाला समय बताएगा। देखते रहिए BRP।